Good morning, sir. Very good morning, Nagesh. Okay, very good. So let's get started. So how was the test? Uday, you did very well. Thank you, sir. 10 out of 10. All questions correct. Rinku, you were the first one to attempt the exam. Okay, so Abhishek, क्या चल रहा है? Hello, good morning sir. Morning. अभी कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वॉच करता रहता हूँ सर। अच्छा, दिव्येंदु, हाँ, बजाज फाइनेंस 1%, एलटी 1%, कोटक में बैंक में कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, no कोई profit. स्टॉप लॉस नहीं है। Okay, all right, fine. कोटक में लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, क्या थे? लॉन्ग थे। लॉन्ग थे ना, ठीक है. गजानन, काजम, नागेश जी, सर कोटक बैंक लिया था 20% सर बाय साइड। okay, very good. राजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर. जुबिलेंट फूड में तो प्रॉफिट था, एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस था। एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस हुआ है. हाँ यस लॉन्ग किया था, शॉर्ट किया था? सर, लॉन्ग किया था सर। लॉन्ग किया था, ठीक है. रिंकू, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. सर एचडीएफसी बैंक लिया था और प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 8%। कंप्लीट टारगेट नहीं हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया था उसको। ओके, गुड. संजय, नो ट्रेड सर. नो ट्रेड. शिवयोगी, So back to 40%, sir. ओके. सिद्धार्थ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. सर टाइटन में ट्रेड किया था लॉन्ग साइड पे, स्टॉप लॉस होने से पहले निकल गया था मैं, हार्डली 2% लॉस पे। और सर एसबीआई में आई वाज सपोज टू टेक, लेकिन वो लेवल हाथ से निकल गया। अच्छा, ठीक है. श्रीधर, Good morning, sir. Colgate Palmolive 20%, sir. Long side. वेरी गुड. सुहास, उदय, Yes, bank 20%. वेरी गुड. ऑलराइट, बहुत बढ़िया. तो
एक बारी इसको देख लेते हैं, जरा एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ आपने टाइटन बताया ना? हाँ सर, टाइटन सर। ठीक, हाँ सर, टाइटन बताया था सर। हेलो। हाँ ठीक है। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सपोर्ट लाइन टूट गई है। राइट राजीव जी, यहाँ पे यस जो सर। इसने पहला सपोर्ट लाइन डेवलप किया उसी को सैक्रिफाइस कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन इसमें बना, अगर आप देखें तो वो वाला सपोर्ट लाइन कहीं यहाँ पे बना, राइट? करेक्ट, इसने उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया, राइट? और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कल के सिग्निफिकेंट लेवल से भी नीचे चला गया, राइट? तो हम लिए भी कहीं पर था सर, इसी वाली जगह पे, हाँ 17 हाँ 19.5 या 20 के आसपास फाउंड कर लिया था। करेक्ट। तो अब अगर मान लीजिए कि आप ये सिग्निफिकेंट लेवल के पास में आप इसको पिक कर रहे हैं, हाँ मान लीजिए कि आप इसको अपने सिग्निफिकेंट लेवल के पास में पिक कर रहे हैं, तो कुछ ये वाली जगह पे एक सपोर्ट दिख रहा है अपने को, जो टूटने के बाद पहला ये जो सपोर्ट बना। ग्रीन कैंडल लिया था, हाँ हाँ यहीं पर लिया था सर, इसी कैंडल के बाद। हाँ ठीक है, तो लॉस नहीं हुआ था, 1 रुपया ही गया था, लेकिन मतलब वही बता रहा हाँ ये वाली जगह है, हूँ। हाँ राइट? 20 पर लिया था, 19 पर कट गई थी। हाँ ठीक है, तो ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये है कि पहला सपोर्ट, क्योंकि ये ट्रेंड किया ना काफी, अगर आप देखें काफी तो टाइम तक रुका। हाँ, तो ये मतलब जैसे एकदम से ब्रेकआउट किया तो उसके बाद ट्रेंड करना शुरू हो गया। हाँ अभी क्या है कि ये फिर यहाँ थोड़ा पर ऐसे कुछ करके ऐसे करने की कोशिश करना चाहिए पहले, है ना? तो फिर जो है वो आपका जो लॉन्ग सेटअप है वो बनेगा। कोटक को देखते रहिएगा, बिकॉज ठीक है सर। उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक। एक सर भारतीय एयरटेल में भी वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट हो चुका है। हाँ भारतीय एयरटेल तो खैर मतलब हाँ अचानक से ही बहुत वॉल्यूम आ गया है उसमें। 3 हाँ हाँ 3 महीने का ब्रेकआउट था उसमें। हम्म, आगे इसमें सर एक्सिस बैंक में सर जो फर्स्ट 2 कैंडल बनी है उसको सपोर्ट नहीं मान सकते सर? एक्सिस बैंक में जो पहली 2 कैंडल बनी, इसको हटाते हैं पहले। ये जो 2 कैंडल बनी है, ये वाली यस सर, फर्स्ट 2। नहीं, इसको अगर मानना है आपने सपोर्ट तो आपको यहां से मानना पड़ेगा। यस सर। मान लीजिए अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो फिर उस केस में आपको यहां से लेना पड़ेगा ये।
राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सपोर्ट तो मतलब इस कैंडल के बाद ये ऊपर गया है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रेफरेंस है वो कल का ही है, मतलब आज का रेफरेंस तो जब ये रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया उसके बाद है। देखिए ये ऊपर गया है ना, इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ से, देखिए इस वाली जगह से। तो जब ऐसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये वाली जो जगह है यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। अब देखो मतलब इस वाली जगह पे काफी स्ट्रगल किया है इसने, स्ट्रगल करने के बाद उसके बाद अगर आप देखें और अगर आप ले रहे हैं सपोर्ट, तो ये हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको नहीं लेना है क्योंकि इसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं है आपके पास। सुबह का जब मार्केट ओपन हुआ उससे पहले कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना, रेफरेंस जो है वो यहीं पे है, इस वाली जगह पे। तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट यहाँ है और रेजिस्टेंस यहाँ बना है। अगर सपोर्ट यहाँ बना है, रेजिस्टेंस यहाँ बना है, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए, नहीं तो आप देखो सपोर्ट टूट गया इस वाली जगह से, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, कहिए। सर उस दिन आपने हमें सिखाया था ना कि स्टॉक क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, वेदर इट इज अबव द सपोर्ट और बिलो द सपोर्ट। तो वो थोड़ा मुझे मतलब अंडरस्टैंड डिफिकल्टी हो रही है सर समझने में, हाउ टू मार्केट। अभी जैसे ये एक्सिस बैंक शायद इट इज मेकिंग अ रेजिस्टेंस इन इट्स क्लोजिंग ना ऑन द प्रीवियस डे। कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ पे ये सीधा ऊपर गया, रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं किया, रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म किया, करेक्ट। रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं किया, रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म किया, करेक्ट। तो इसमें एक पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया यहाँ, फिर उसके बाद ये गिरने लगा नीचे, गिरने के बाद यहाँ पे एक पहला सपोर्ट बना दिया, राइट, कुछ इस वाली जगह पे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये इस लेवल से गिरा है, राइट, ये पहला रेंज है जो दिन का इसने पहला रेंज बनाया, वो ये बनाया। अब जब ये यहां से गिरा तो इसको ये लो तोड़ देना चाहिए, करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, सही। सर ये पहले सपोर्ट बनाया ना सर यहाँ पे थर्ड कैंडल के आसपास में। यहाँ पे यस सर, इस वाली जगह पे, यस सर। राइट, इस वाली जगह पे कैसे बनाएगा ये, इसको रेजिस्टेंस फॉर्म करना पड़ेगा ना। दिन की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, दिखा देता हूं, अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में देख रहे हैं मतलब फिर आपको पिछला दिन देखना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन में देख रहे थे, पिछले दिन रेजिस्टेंस बना है जो क्लोजिंग करते करते हाँ जो कोई बना बात है। नहीं, फिर आप कंटिन्यूएशन में देखिए। अब मान लीजिए अगर आप इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, फिर अगर आप इन दो कैंडल्स को देखें तो आपका जो सपोर्ट है इस वाली जगह पे फॉर्म हुआ था, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, ओके। यस, फिर ये ब्रेकआउट हुआ है, इस वाली जगह से ब्रेकआउट हुआ है, विच इज ओके, राइट, और यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि चलो एक ही लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे एक सपोर्ट आया इस वाली जगह पे मान लो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, नाउ दिस इज बेसिकली अबव दिस लेवल, राइट, ये ऊपर प्रोसीड कर रहा है। तो अगर ये यहां से नीचे गिर रहा है तो इसको सैक्रिफाइस करना चाहिए, इस वाली जगह को सैक्रिफाइस करना चाहिए, करेक्ट, जो कि नहीं हुआ है। ओके, यहां तक गिरा, गिरने के बाद ये वापस रिटर्न करके ऊपर की तरफ तोड़ गया, राइट। तो ऊपर की तरफ तोड़ गया मतलब अभी भी बुलिश है ये, राइट। अब
इसको मान लेते हैं कि अगर मैं देखूं ये वाला दिन जो है, ये वाला लेवल सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी को तोड़ के ऊपर गया था ना। यस सर। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिखे, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, ये उसके पहले दिन का है। अब मान लीजिए कि ये अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर के इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां पे एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, राइट। तो ये एक नई रेंज फॉर्म करी एक्सिस बैंक ने, सिद्धार्थ ध्यान देना यहाँ पे। तो ये एक नई रेंज फॉर्म करी, ठीक है, इस थ्रू आउट द डे में। उसके बाद इसने क्या करने की कोशिश करी, ये ऊपर ब्रेक हुआ, नहीं हो पाया, फेल कर गया, नीचे आ गया, और फाइनली दिन के अंत में यहां क्लोज हो गया, राइट। जब ये दिन के अंत में यहां पे क्लोज हो गया, तो अगले दिन जब ये ओपन हो रहा है, तो आप देखिए कि कल का जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो एक ये वाला है, एक ये वाला है, राइट। ये बहुत तेजी से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक करने के बाद अगला सिग्निफिकेंट लेवल ऊपर बनना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए कि इसने यहां पे बनाया इसे, इस वाली जगह पे, और यहां से गिरा, ये वाला जो कैंडल है ये बना, तो अगला लेवल इसने ऊपर बना दिया, करेक्ट। अब क्या होना चाहिए कि जब इसने इस लेवल को ऊपर बनाया तो इट शुड स्टे अबव, राइट। जैसे ये वाला जब लेवल बना, ये वाला लेवल बना, तो वो पिछले वाले लेवल के लो को तोड़ने से पहले इसको ऊपर की तरफ तोड़ गया, राइट, और ये प्रोसीड किया इस तरफ को, ठीक है, और उसके बाद ये नया वाला लेवल फॉर्म किया। जब ये नया वाला लेवल फॉर्म किया तो आप देखें ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ तोड़ के वापस नीचे ही क्लोज हो गया। तो मतलब इस वाले लेवल में कुछ था, ये वाली जगह अगर आप देखें तो इस वाले लेवल में कुछ था कि इसके ऊपर प्राइस का सस्टेनेंस थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अगर आप उस तरीके से देखें इसको। अगर ऐसा हो रहा है तो आज जब सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग हुई है तो ये ऊपर ओपनिंग हुई है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसी रेंज में ओपन हुआ है पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। तो जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो लेवल भी ऊपर ही बनाया, फिर ये गिरा, गिरने के बाद इस वाली लाइन से भी गिर गया। देखिए ये बेरिश नहीं हो गया इस वाले कैंडल पे, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये बेरिश हो गया क्योंकि ये नया लेवल एस्टेब्लिश किया, ये पुराना वाला लेवल था, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा यहां से आकर के ऊपर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, राइट, कंटिन्यू करना चाहिए, वो हुआ नहीं है इसमें। ये नीचे जब आया तो इसने ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ा, इस लाइन को तोड़ने के बाद ये नीचे वाली लाइन को भी तोड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये यहां से लेके यहां तक गिर गया, ये शॉर्ट टर्म बियरिश हो गया। जब ये शॉर्ट टर्म बियरिश हो गया तो यहाँ पे लोगों ने मतलब अपनी पोजीशंस को निकाल दिया। जब ये यहाँ पे पोजीशंस को निकाल दिया, आप देखो पिछला लेवल जो आपने बनाया था वो यहाँ पे था, आप देख रहे हो ये वाली जगह, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश करने लगा कि अच्छा चलो मैं यहाँ पिछली जो ये वाली रेंज थी यहां से चढ़ने की कोशिश करता हूं। वो अल्टीमेटली फेल कर गया, उसके नीचे ही क्लोज हुआ, पर इट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट फ्रॉम दिस एरिया, विच मीन्स व्हाट कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए थे इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे जो लोग शॉर्ट किए थे वो लोग इस वाले जोन में एग्जिट कर गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो भी 8 रुपए का मूव था ये वाला 8-10 रुपए का, ये वाला मूव ले करके लोग एग्जिट करके बाहर हो गए इसमें से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट। सिद्धार्थ कोई क्वेश्चन? सर मतलब ये जब रेजिस्टेंस बना के क्लोज हुआ है पिछले दिन पे, तो सर इट शुड हैव फर्स्ट मेड अ सपोर्ट डाउन, राइट, नीचे हाँ, एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर। एक्चुअली देखिए इसको करना क्या चाहिए लॉजिकली, ये इसके नीचे क्लोज हो गया, राइट। तो
सुबह सुबह पहले तो इसे ऊपर तोड़ना है। तो देखिए ये ऊपर टूटा है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटा है। अब देखो ये वाला कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर टूटा। जैसे ये ऊपर टूटा इसने रेंज को ऊपर बनाया, राइट। अब रेंज को ऊपर बनाने के बाद यहां पे देखिए ये वाला रेंज यहां, ऊपर वाली लाइन यहां ड्रॉ हुई, नीचे वाली लाइन इस कैंडल के बनने के बाद ड्रॉ हुई, करेक्ट। तो आपको इस रेंज का पता तब लगा जब ये कैंडल फॉर्म हो गई है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है। तो ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो रही है तब आपको पता है कि ये दो लाइन है। अब होना क्या चाहिए कि अगर ये यहां से स्लिप करता है तो मोस्ट लाइकली ये ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज इट इज राइट। सपोजिडली मतलब बुलिश, ऐसा होना चाहिए, राइट। अब देखिए जब ये कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये पिछले वाले रेंज के नीचे भी तोड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसमें बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो गया। ओके पर अगर किसी वजह से ये कुछ भी करके वापस इस लेवल को रिटर्न कर जाता, ठीक है, किसी वजह से भी अगर इस लेवल को रिटर्न कर जाता, क्योंकि शॉर्टिंग लेवल हो गया ना, ये तो सुपर रेजिस्टेंस है, राइट। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता तो इसमें शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाते लोगों के। ठीक है, स्टॉप लॉस जब हिट हो जाते तो प्राइस शार्पली ऊपर मूव करने लगता है। और वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाते, क्यों बोल रहा हूं, ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये ब्रेकआउट है। ये दिख रहा है ब्रेकआउट है कल का। ये जो वॉल्यूम है ये कल का ब्रेकआउट है, ठीक है, मेक सेंस। चलिए बढ़िया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो इसमें मैंने क्या यूज किया, सिंपल वही मतलब आपका रेंजेस वाला जो भी है। अब मान लीजिए कि मैं इस काम को इस जगह से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आप कर कहीं से भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि यहां क्लोजिंग हुई थी, आज ओपनिंग यहां हुई, ठीक है। तो अब मुझे कंटिन्यूएशन में इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। अगर मुझे कंटिन्यूएशन में इस पैटर्न को ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ऊपर गया था ना, तो इसके पहले अगर अगर आज सुबह सुबह इस वाली कैंडल की वजह से यहां पे एक सपोर्ट डेवलप हो गया है, ठीक है, तो पिछला कोई कहीं तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो मान लीजिए वो रेजिस्टेंस यहां पे होगा, ठीक है। तो ये कल और आज के बीच की रेंज है, एम आई राइट? यस। ठीक है। अब जब ये कल और आज के बीच की रेंज है तो अगला रेंज इसके ऊपर फॉर्म होके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, है ना। तो अगला रेंज जो बन रहा है, पहला रेजिस्टेंस यहां फॉर्म हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं और मान लीजिए यहां ये वाली कैंडल जब आ जाती है तो आपको पता लगता है कि इन दोनों के बीच में सपोर्ट है। तो मान लीजिए मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, तो ये सेकंड रेंज बन गई, राइट। और बनी कब, ये कैंडल ड्रॉ होने के बाद, मतलब ये कैंडल के बनने के बाद, भाव जब ये वाला बिहेवियर दिया उसके बाद आपको पता लगा कि ये रेंज बनी है। अब होना क्या चाहिए, अगर ये कैंडल नीचे आ रही है अब इसे यहां से ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो कोई लॉजिक नहीं है ना, ये कहां किधर जा रहा है। अब देखिए यहां पे स्मार्टली इसे ब्रेकआउट कर गया है। इफ यू लुक एट इट, सी इट स्मार्टली ब्रोक आउट। कल वाला जो भी आपने ड्रॉ किया था, और ये देखिए ये तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है शॉर्ट टर्म। इट डजंट मीन कि ये पूरा महीना गिरेगा, आई एम टॉकिंग शॉर्ट टर्म। मेक सेंस कृष्णा? सर अगर मान लो इसमें बाई एंट्री हमें बनानी पड़ती तो इसका जो फर्स्ट लेवल का सपोर्ट बना था विच इज अराउंड 9 या 935, यहाँ पर जो सपोर्ट बना था और इस कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं दिया फर्स्ट रेजिस्टेंस का। अगर ये ब्रेकआउट देकर क्लोज होता फिर थोड़ा सा रिवर्स करके तब हमारी एंट्री बनती ना, बाई एंट्री बनानी पड़ती। आपकी एंट्री बनती, देखो या तो एंट्री यहां बनती है आपकी या फिर एंट्री इस वाले लाइन के आसपास में बनती है आपकी, राइट।
सर ये एंट्री यहाँ पर जो अपन पहला बुक स्ट्रोक किया है 635 के आसपास, यहाँ पर, या जो रेड ग्रीन कैंडल थी इससे पहले वाली, इसके टॉप पर? ये वाली, नोट दिस वन, ये वाली, नोट दिस वन, हाँ हाँ दिस वन, हाँ, हाँ, इस वीक पे आपको बनानी है, हाँ राइट, वही ओके लाइन है एक्चुअली। मतलब मैंने तो एक ही लाइन ओके, ड्रॉ करी ना, आप दो कर लो, कोई बात नहीं। करेक्ट करेक्ट, मैंने ठीक बस है, एक ही लाइन को ड्रॉ किया। हाँ हाँ हाँ, लाइन्स अगर कभी भी रिड्यूस करनी हो ना आपको, क्योंकि क्या होता है कि दो लाइन बनाते हैं तो चार बन जाती है ना, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। राइट तो आप क्लोजिंग पे लगा दो, कोई बात नहीं, आप क्लोजिंग पे लगा दो, क्योंकि वैसे भी वीक का ही एरिया है ना वो तो। राइट सर, ठीक है, तो वो कहीं यहाँ इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में आप बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहला सपोर्ट एरिया है। कैंडल क्या है, यहां से लेके यहां तक ये बॉडी है ना, ये वाली बॉडी है, इस वाले कैंडल पे सपोर्ट बना है ना, तो सपोर्ट यहां बनाया, राइट, इस वाली जगह पे। तो अब जब ये नीचे मान लो टूट के क्लोज हो गया, तो ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके आगे कैंडल ऊपर जाकर के इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना चाहिए। ये भी मैंने बताया आप लोगों को कि मान लीजिए कि ये सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है ना। मतलब जो टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें, ये जो पिछला सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको ब्रेक करके अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अब ट्रेडर्स जो है वो इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस देखेंगे, एज अ सपोर्ट नहीं देखेंगे। ये सपोर्ट तब बनेगा जब उसके भी पिछले वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो फंडामेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं लोगों के इसके ऊपर। जिसने भी यहाँ शॉर्ट किया होगा, बिकॉज कि ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा तो प्राइस ऊपर चढ़ने लगेगा, तो बाइंग आ जाएगी सडनली। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, अब मान लेते हैं, मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट, आप मतलब अपने फेवर में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं, रुको दिखा देता हूं मैं आपको बहुत सारी। एक्सिस बैंक आपको समझ में आया कि मुझे लॉन्ग करना है, मान लो, ठीक है। तो हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे कि ये डाउन ट्रेंड में गया है। यहां पे देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड में गया है। डाउन ट्रेंड में मतलब विजुअली क्या यहाँ पे एक लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोज बना है, मतलब ये बेयरिश अलाइनमेंट हुई है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेयरिश अलाइनमेंट हो चुकी है इस वाली जगह पे, राइट। अब आपको बाई करना है और ये एक बेयरिश अलाइनमेंट है, करेक्ट। तो आपको अब यहां देखना पड़ेगा कि इस बेयरिशनेस के बाद क्या इसमें बायर्स आ रहे हैं। अब वो मैं कैसे दे सकता हूं, आपका यही वाला मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये इसी मेथड को यूज करेंगे, कोई अलग मेथड नहीं। देखिए, मुझे समझ में आया कि ये वाला जो दिन था और ये वाला जो दिन था, यहाँ पे एक बेयरिश अलाइनमेंट हुई है, मतलब नाउ द स्टॉक हैज अ विलिंगनेस टू फॉल। नाउ इफ द स्टॉक हैज द विलिंगनेस टू फॉल, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बियरिश अलाइनमेंट बना है जिस दिन पे, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे कनेक्शन हो रहा है ना इन दोनों का आपस में, इस वाली जगह पे। और अगर हम देखें तो अ, अगर इन कनेक्शन की बात करोगे तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो चलेगा नहीं, इसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको, राइट, करेक्ट। तो मान लीजिए आपने इसको सपोर्ट बनाया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा चलो ये रेड कैंडल सी आई है, इसको रेजिस्टेंस बनाओगे, है ना। तो इन दो कैंडल का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेंज ड्रॉन, बन गई पहली रेंज, कनेक्शन की रेंज बन गई दोनों में।
उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगा है, ठीक है। प्राइस जब नीचे गिरने लगा है तो प्राइस ने इन दो के बीच में एक सपोर्ट बनाया और इन दो के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाया, करेक्ट। बहुत टाइट है, ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ठीक है। बेशक चलिए छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। इतना टाइट है कि ये मतलब सेम ही लाइन है। अब यहां पे मानते हैं कि एक सपोर्ट बना है, राइट, और यहां पे एक रेजिस्टेंस बना है, तो मोरलेस ये भी बहुत बहुत टाइट है, पर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से लेके इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस बना है, राइट। एक रेंज बनी है यहाँ, करेक्ट, इस वाली जगह पे। ये बियरिश अलाइनमेंट है, राइट। अब आप देखिए ये जब हुआ तो रेस्ट ऑफ द डे फिर इसने तोड़ा, इसके नीचे बनना चाहिए ना सब कुछ, तो इसने इसको तोड़ा, तोड़ करके नीचे गया, यहां से एक और सपोर्ट आ गया और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसी को रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा लाइन भी नहीं बनाते और इसको रीसेट करते हैं, पर ये उल्टी लाइन नहीं बन रही, सपोर्ट ऊपर बन रहा है, रेजिस्टेंस नीचे बन रहा है, राइट। तो ये भी चलेगा नहीं अपने लिए, तो ये जो भी पिछली लाइन है उसको रहने दो अब आप। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आप छोड़ दोगे, ये तो माउंटर ट्रेडिंग है। अच्छा ये देखिए, ये नीचे गिरा है यहाँ से, ये बीरेज डे का रेंज है, करेक्ट। अब ये नीचे गिरा, नीचे गिरा तो अगला रेंज नीचे फॉर्म करना चाहिए ना, ये सुनो, राइट, करा नहीं करा ना। ये उल्टी तरफ, उल्टी दिशा में चलने लगा। जब ये उल्टी दिशा में चलने लगा तो आपने यहां पे एक रेंज ड्रॉ करी हुई थी, इसने ठीक सटीक किसी जगह से रेजिस्टेंस को लिया, रेजिस्टेंस को लेकर के ये नीचे आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ये रेंज बाउंड हो गया, देख रहे हो, ये बेरिश अलाइनमेंट डे के बीच में रेंज बाउंड हो गया। अब मुझे पता है कि या तो ये इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, चलो ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो आप, ये नीचे उसी उसी वाले रेंज पे आया, नीचे वाले रेंज पे। पिछली बार क्या हुआ था, उछल गया था ना इसी एरिया से, हाँ या ना, इसी वाले जोन से उछला था ना पिछली बार। तो अब देखते हैं, यस ये गिरा उछला, चलो ठीक है, मानते हो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब फिर जब उछला है ये, इन दो कैंडल के बीच में एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई है, ये देख रहे हैं ये वाला एरिया कितना इंपॉर्टेंट बना है। ये वाला जो दिन था उसमें ये जो भी 20% रिटर्न ऑन कैपिटल बन रहा था आपका यहाँ पे, ठीक है, वो मिल जाता आपको। क्यों, पिछली बार तो गिर ही नहीं पाया ये इस वाले लेवल से, राइट। तो आपने कहा अच्छा यार ये वापस आया तो अब रेंज नीचे बनाएगा, नहीं बनाया, उल्टी तरफ फिर दोबारा बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सपोर्ट बन रहा है ना, करेक्ट। हमने इंटरमीडिएटली इस रेंज को कैप्चर करने के लिए कि चलो ये साइडवेज तो है, हमें इतना तो पता ही है कि फिर ये वापस इसी रेंज में जाएगा, फिर गिर जाएगा नीचे। अब आपने यहाँ पे इस वाली जगह पे ये चेक किया कि अच्छा क्या ये बुलिश हो रहा है, आंसर इज यस। आपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, आपने देखा ये तो ऊपर ही टूट रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे लोगों ने पोजीशन को डेवलप किया उसी रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। ये प्राइस थोड़ा सा सरक के ऊपर की तरफ चला गया, करेक्ट, मेक सेंस, राइट। ठीक है, अब डिलीट। चलो एक मान लिया कि चलो एक कोई ट्रेड व्रेड हो गई इस वाली जगह पे। अब क्या हो रहा है कि ये रेंज के अंदर तो है पर इसमें एक बुलिशनेस है, करेक्ट, एक अजीब सी बुलिशनेस है। ये रेंज को नीचे के बजाय ऊपर की तरफ तोड़ना चाह रहा है, मानते हो।
ठीक है। तो अगर ये रेंज को नीचे के बजाय ऊपर की तरफ तोड़ना चाह रहा है तो इसका मतलब ये अगले रेंज की फॉर्मेशन इसके ऊपर करना चाहिए, राइट। जैसे हम कह रहे थे कि यहां से टूट करके नीचे जाना चाहिए, तो उसी तरह से यहां से टूट के ऊपर एक रेंज फॉर्म करके उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देना चाहिए, यही होना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, इस दिन पे ये करना चाह रहा था ये काम, इस वाले दिन पे, राइट। अगर इस वाले दिन पे ये इस काम को करना चाह रहा था तो मोस्ट लॉजिकल लेवल वो समवेयर हियर, राइट, इस वाली जगह पे, राइट। कि मान लो ये ऐसे करके फिर ऐसे करके एक रेंज बना गया ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर रेंज फॉर्म किया, रेंज फॉर्म करने के बाद सक्सेसफुली उसको वो नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब इस वाले दिन पे देखिए, ये वाला जो दिन है ये ऊपर गया नीचे टूट गया, मतलब इसको क्या करना है, ये जो रेंज बन गई है अब ये तो खत्म हो गया ना ये वाला दिन, राइट। अब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो अब मैं एंट्री को कहां बना सकता हूं, मैं एंट्री को यहां बना सकता हूं, राइट। अब देखो एक बार भी कैंडल क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर, गेटिंग माय पॉइंट, एक बार भी क्लोज नहीं हुई, ऑप्टिमिज्म गायब हो गया, तो प्राइस जो है वो वापस उसी वाले रेंज में आ गया जहां पे था। इनको हटा देता हूं, अब ये देखो ये रिटर्न करके वहीं आ गया जहां से हम चले थे। इस दिन का रेंज था ना ये सुनो, ठीक है। अब ये तारीख कौन सी थी, 11/6, राइट। तो 6 नवंबर, हेलो सर। हम्म, हेलो। हम्म, हेलो। हाँ जी सही। सर ये जो मतलब ब्रेक इनसाइड का पैटर्न हो गया ना, मतलब ये हाँ ये ब्रेक इनसाइड हुआ, पर अभी तक इसने बेयरिश कॉन्फर्मेशन नहीं दिया ना आपको, वो तो उसके नीचे देगा ना उस रेंज के। 6 नवंबर था ना ये दिन, ये वाला जो दिन था ये 6 नवंबर का था जहां पे बेयरिश अलाइनमेंट हुई थी। ये देखिए ये जो हुई थी, ये बेयरिश अलाइनमेंट जो है वो 5 तारीख के बाद 6 तारीख को हुई थी, राइट। अब देखिएगा 6 तारीख को जो डिलीवरेबल और इसका वॉल्यूम था वो वीक था एक्चुअली, आप देख रहे हो। 5 तारीख का वॉल्यूम वो 72 और यहां पे इट इज 47, मानते हो, ओके। यस। अब 7 तारीख के डेटा को आपने यूज नहीं करना है क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग का है, ओके। अब उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम हल्का होने लगा, हल्का हल्का होने लगा, राइट। थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो हल्का हल्का होने लगा, तो यहाँ पे 22 तक गया। 22 पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, राइट, इस वाली जगह से 13 नवंबर, करेक्ट। 13 नवंबर पे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये कहाँ गया, ये 604.8 था, इसने नीचे से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के इसने ऊपर की तरफ 618.50 को ब्रेक कर दिया, राइट, करेक्ट। तो 13th नवंबर मतलब द प्राइस हैज गिवन अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट ओवर हियर ऑन 13th, ठीक है। तो अब अगर 13 तारीख को प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है इस वाली जगह तो हम स्टडी कर सकते हैं, ये वाला दिन है ना, ये इसने एक प्राइस का ब्रेकआउट दिया है, राइट। अब अगर इसने प्राइस का ब्रेकआउट दिया है जैसा हमने यहां पे किया था, ठीक है, वही चीज हम यहां पे कर सकते हैं। अब मैं क्या है कि मैं चार्ट को और रिपोर्ट को अपने साथ में लेके चल रहा हूं दोनों को, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कनेक्शन बना था ना सबसे पहला, अगर यहां पे कनेक्शन बना था और मुझे इस एरिया को मार्क करना है
तो इसका मतलब है कि ये कुछ नीचे ही गिरा, मतलब ये जो भी लो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इसका मतलब हमें इस वाली जगह से रेजिस्टेंस को उठाना चाहिए और इस वाली जगह से सपोर्ट को उठाना चाहिए, राइट। तो अगर मैं देखूं इस वाली जगह पे, तो ये नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर ऊपर इस वाली जगह पे, तो मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। और ये गिरा कहां से था? मान लो ये यहां कहीं से गिरा था, इस वाली जगह से, करेक्ट। तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। तो इसने इस रेंज को ब्रेक किया, राइट। तो जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया, तो इसने फॉर श्योर एक नया रेंज बनाया होगा ऊपर। तो ये तो बहुत टाइट है, इसको तो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है इस वाली जगह से, राइट। क्योंकि ये देखिए, ये अगर आप रेजिस्टेंस का क्लोज ड्रॉ भी कर लोगे कहीं यहाँ पे, तो वो लॉजिकल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप रेजिस्टेंस को मान लो यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो सपोर्ट यहाँ पे, तो ये हल्का सा चलो ऊपर है, टाइट है, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए ये वाली जगह है, तो ये हल्का सा ऊपर ही शिफ्ट हुआ। जब ये शिफ्ट हुआ तो इस वाली जगह पे सपोर्ट आया, सपोर्ट आकर के ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये दो रेंज आपने ड्रॉ करी थी ना, इस दिन जब ये खुला तो धड़ाधड़ गिरने लगा नीचे, राइट। जब ये धड़ाधड़ गिरने लगा, ओके, तो इसने यहां पे आकर के कुछ सपोर्ट फॉर्म किया, और सपोर्ट फॉर्म करके ये ऊपर रेंज बना के ऊपर चला जाना चाहिए, राइट। इस वाली जगह पे देखिएगा, ये जब रिटर्न किया तो यहां कहीं पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, राइट। रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होने के बाद मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये वाली जगह उछलने के बाद, और हम मान लेते हैं हाई इज 40 30 40 40, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये रेंज फॉर्म हुई, तो इसका मतलब यहां पे सपोर्ट बन के ऊपर जाना चाहिए ना, राइट, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं, नहीं हुआ, ये नीचे गिर गया। जब ये नीचे गिर गया, इसका मतलब इसको बेरिश हो जाना चाहिए। अभी इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको बेरिश हो जाना चाहिए। अब बेरिश होगा कहां? यहां पे लोअर रेंज पे। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं हुआ। इस वाली जगह पे आके क्या ये उल्टी दिशा में चला गया वापस? अब जब ये उल्टी दिशा में वापस गया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां कहीं पे रेजिस्टेंस और यहां कहीं पे सपोर्ट आया। ये देखो, यहां से गिरा है, राइट, और यहां से चढ़ा है। ये एरिया देख लें अगले अगले दिन का। ओके, अब मान लीजिए कि अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है, हम यहाँ पे एकदम से हम नहीं ले सकते ना ट्रेड। तो आप कहाँ पे लोगे? आप ट्रेड को लेना चाहोगे कि अच्छा चलो ये फिर इसका मतलब ऊपर टूटना चाहिए, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है इस वाली जगह पे, तो देखते हैं ब्रेकआउट होता है या नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है कहीं इस वाली जगह पे, हो गया आपका काम। ठीक है, तो ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे मतलब क्या बोलते हैं, डेटा को देखना हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, वो ब्रेकआउट कब हुआ था? इस वाले दिन पे हुआ था ना? राइट, 13 तारीख को हुआ था। चलो ठीक है, अगर ये 13 तारीख को ब्रेकआउट हुआ था, तो इसने किसको ब्रेकआउट किया था? इसको ना, इस वाले हाई को ब्रेक करके क्लोज हुआ था, राइट। तो चलो एक लाइन मैक्रो लेवल पे यहां बना दो, और ये एक लाइन यहां बना दो, ठीक है। अलाइनमेंट बुलिश है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगले दिन क्या हो रहा है? ये टूटा है, खुलते ही टूटा है, लेवल इसके ऊपर बनना चाहिए, राइट, और ये अंदर क्लोज हो गया। एग्रीड? अगले दिन फिर खुला, प्राइस को बाहर पुश करने की कोशिश करी इसने,
प्राइस को जब बाहर पुश करा तो फिर अंदर गिरने लगा, इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया, राइट। इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, इस वाली जगह पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया। मिल गई आपको एंट्री? इस लेवल के ऊपर होना चाहिए ना, एग्रीड? फाइन। ये 13 तारीख की कहानी, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट था, फिर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, फिर घटा। 16 तारीख को देख रहे हो, फिर वॉल्यूम बढ़ा। मार्जिनल है, बहुत बहुत मार्जिनल वॉल्यूम है, ओके। और ये अगर बड़ा है तो इसकी दिशा किस तरफ की है? इसकी दिशा तो उल्टी तरफ की है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये 632.5 से रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है, राइट, और ये 610 की तरफ जा रहा है, एग्रीड? क्योंकि ये 26 पे ओपन होकर के पहले इसने 32.50 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया, राइट। तो ये भी हो सकता है कि इसको अब जो सपोर्ट है वो 610 610.75 पे मिलेगा। मेक सेंस? और इसको अगर बियरिश होना होगा तो इसके नीचे एक रेंज बना करके गिर जाएगा, एग्रीड? ठीक है, तो सर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है 72 लाख का वॉल्यूम का, उसका जो लो है 617.20, हम्म, उसके ये वाला अगर नीचे ट्रेड करने लग गया तो, हाँ उसके अगर नीचे ट्रेड करने लग गया तो वो शॉर्ट बन सकता है ना? हाँ, वो वहां पे फिर शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया ना यहाँ पे 5 तारीख के हाई पे, इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया। और ये भी हो सकता है कि 617 के नीचे जैसे ही रेंज फॉर्म कर लेता है वो बुलिश हो जाता है वहां से। फंडामेंटल डायरेक्शन के ऊपर भी है ना, ये हमने देखा था इस दिन पे कि जो 5 नवंबर का रेंज बना था, जो भी बना था, ये था ना 5, हाँ 5 तारीख को ये ब्रेक हुआ था ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था ना एक रेंज को, इस वाली जगह पे फॉर्म किया था, करेक्ट। जब हमने रेंज को इस वाली जगह पे फॉर्म किया था तो ये गिर नहीं पा रहा था इस एरिया से, राइट, उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा, मतलब जितनी बार ये नीचे गिरता था ऊपर चला जाता था, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट भी ले रहे हो तो इस एरिया से नीचे का टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। मेक सेंस? आप रफली कल ओपनिंग पे इस जगह को रेजिस्टेंस मार्क कर सकते थे, और मान लीजिए इस वाली जगह को सपोर्ट मार्क कर सकते थे, राइट। तो फर्स्ट रेंज फॉर्मेशन वाज समवेयर हियर, जिसके बीच में ये कनेक्शन बना है, राइट।
अब अगर इसके बीच में कनेक्शन बना है तो जो अगला रेंज है वो कहीं यहाँ पे फॉर्म होकर के इसके ऊपर चले जाना चाहिए, राइट? यस और नो? ठीक है, तो इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा होना चाहिए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं टाइटन में। ठीक है, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड, पर इट इज नॉट बियरिश। ओके, ये बियरिश नहीं है, ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म बियरिश नहीं है। इसको बियरिश बनने के लिए एटलीस्ट पहले आपको इंडिकेट तो करेगा कि अच्छा चलो मैं बियरिश अलाइनमेंट बना रहा हूँ, है? अगर आप देखो इस वाले दिन पे, तो इस वाले दिन पे ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद जो भी है इस वाली जगह पे शायद कुछ इसने अलाइनमेंट वगैरह भी बनाया, उसके बाद रिवर्स कर गया इस जगह को और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमें वो कर गया। पहला 5 मिनट्स का वॉल्यूम देखिए कितना हाई है ना? कितना हाई वॉल्यूम है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस एरिया को भी सस्टेन कर गया, ऊपर टूट गया। तो ये जो भी बाइंग वाइंग हुई यहाँ पे उसको सस्टेन कर गया इस वाली जगह पे। इसको सस्टेन करने के बाद ये स्टॉक ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं गिर पाया, है ना? ठीक है, स्टैंडिंग एट क्वार्टर हाई, क्योंकि मेरे ख्याल से 923 वेस कुछ था शायद उसका, ऐसे ही कुछ था 930 के आसपास, 923 24 ऐसे ही कुछ है ना? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एकदम से ऐसे कोई क्वार्टरली हाई ईयरली हाई को ब्रेकआउट कर देना कोई आसान बात नहीं है। है ना? ठीक है, अच्छा चलिए, जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स और उसके बाद मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि जैसे अब टाइटन है या वट एवर इट इज, इसमें थोड़ा सा आपको अर्ली इंडिकेशंस भी मिल सकता है अगर आप कुछ चीज़ों को अगर देख के चलो। तो वो जैसे यहाँ से एक मूव है ना, ये वाली, मतलब ये हुआ कि इसने ऐसे मूव किया, मूव करने के बाद अगर आप देखो ये इस लेवल तक गया और सेटल हो गया। जब ये सेटल हो गया तो इस वाले दिन पे अगर हम देखें तो ये ऊपर टूटने के बाद ये कुछ यहाँ कहीं पे शायद इसने बनाया होगा अपना, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, पहला उसी एरिया से इसने सपोर्ट लिया। उस दिन आपको जो भी है आपका 40% रिटर्न ऑन कैपिटल दिया या 20% रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी बनता है वो दिया, दे करके आपको निकल गया, मतलब। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल डायरेक्शनल मूव है इसको भी थोड़ा सा आप मतलब चीजों को अपने फेवर में आप रख सकते हो। ठीक है, तो वो मैं दिखा दूंगा, वो रिपोर्ट से ही आता है, कोई मतलब और जगह से नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अबाउट 5-10 मिनट, विल रीस्टार्ट।
All right, friends, I'm back. Okay. अभी क्या करते हैं? हाँ जी सिद्धार्थ। सर आपका ये मतलब ये जो आप सिखा रहे हो पहले आप सिखाइए हमें। उसके बाद मुझे बजाज फाइनेंस में एक डाउट है। सर वो स्टॉक ने क्या किया है कि वो नवंबर के मंथ में अक्टूबर के हाई को ब्रेकआउट करके ब्रेक इनसेट किया। हम्म एंड देन मतलब उसमें कुछ ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं है। हम्म लेकिन वो नवंबर के फर्स्ट में प्राइस ब्रेकआउट हुआ था उसमें। हम्म तो फिर उसने ब्रेक इनसाइड करके नाउ इट इज अगेन रीटेस्टिंग दैट अक्टूबर हाई लेवल। हम्म, तो हाँ वहां से उसका मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, फिर पुट या फिर कॉल कुछ लेके जा सकते हैं उसको, मेरे क्योंकि हिसाब उसका से जो मतलब ऊपर की मैक्सिमम। तरफ होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रीटेस्ट कर रहा है तो वो पूरी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट होने की। ठीक है, तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि वो अगर अक्टूबर हाई के लेवल के ऊपर का रेंज बना देता है, ठीक है, तो उसकी विलिंगनेस ऊपर जाने की है ना। ठीक है। सर क्योंकि मैंने वो भी देखा था कि उसका जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, हम्म और कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 2500 पे है। हम्म नहीं ठीक इसके है, लिए मैंने वो तो, पूछा। हाँ वो तो इज ओके, क्योंकि अंडरराइटर्स तो बेचेगा है ना। अंडरराइटर जब कवर करने लगेगा वहां पे आपको पता लगेगा। क्योंकि देखिए, इफ इट इज ट्रेडिंग एट द हाइज तो पुट डेटा इज मीनिंगलेस। देन मैंने ये बताया था आपको कि कॉल डेटा इज मोर मीनिंगफुल, क्योंकि हाई पे है ना, वो पुट तो बहुत दूर है ना अभी। तो बट वो वो ऊपर शिफ्ट होना चाहिए था ना सर, मतलब थोड़ा मतलब अभी जैसे वो 2400 पे है तो द पुट नहीं, राइटर्स जरूरी वुड हैव नहीं है, बीन। क्योंकि देखो अंडरराइटर ने जब उस लेवल को बेचा था, अगर उसको लॉस नहीं हो रहा तो वो कवर नहीं करेगा ना। कवर नहीं करेगा उसको। अभी एक्यूमुलेशन जो है वो उसके जो भी लेवल उसका कॉल का है उस पे होना चाहिए। अगर वो लेवल 2000। ब्रेकआउट होता है फिर आप देखोगे कि पुट का डेटा ऊपर शिफ्ट होना शुरू होगा। ओके ओके ओके। अगर वो ब्रेकआउट होता है, अगर वो ब्रेकआउट नहीं होता है तो वो जहां पे पुट का एक्यूमुलेशन है वो सही है, मतलब उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो लेकिन बहुत नीचे है, लेकिन 2000 पे हाँ तो। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है ना कि 2000 तक नहीं जा सकता। तभी तो जब नीचे हाँ था राइट। वो प्राइस, तो वो वहां पे अंडरराइटर ने सेल किया उसको। तो अभी तो वो करेक्ट है ना। आप बाइंग साइड पे जा रहे हो तो उसके लिए अंडरराइटर को रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है। चलो, क्या था। हाँ ठीक है, एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। अब तो आप काफी मैच्योर हो गए हैं सभी, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, इंडाइसेस में चला जाता हूँ। ठीक है, इंडाइसेस के अंदर मान लीजिए हिस्टोरिकल डेटा में गए और यहाँ से आर्काइव्स और डेली एंड मंथली रिपोर्ट्स पे चले गए। तो ये बिल्कुल वैसे इक्विटीज की तरह ही है। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे एक रिपोर्ट देख रहे हो, इंडाइसेस, मार्केट कैपिटलाइजेशन एटसेट्रा, निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी यूज कर सकते हो। मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि 30th ऑफ सितंबर, जो लास्ट सितंबर का दिन था, उस दिन पे मान लीजिए कि रिपोर्ट क्या बता रही है। क्या
ठीक है, तो ये सारे निफ्टी 50 के आपके इंडाइस मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनका डेटा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विटी कैपिटल और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, राइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है आपके लिए। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा है उसकी कि कितनी वैल्यू है आज के डेट में उस स्टॉक की मार्केट के अंदर। ठीक है, ये वो बता रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। तो ये टेबल है ना 50 स्टॉक्स का, राइट। तो मान लो एक फिल्टर लगा लो और यहाँ से मान लीजिए मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि रिलायंस इज एट द टॉप, एम आई राइट? ठीक है, अभी मैं इसको मान लीजिए कि कहीं सेव कर लेता हूँ इस वर्कबुक को, क्योंकि फाइल का नेम सेम है। टेम्प में ही जाने देते हैं इसको। ये कौन सा था, सितंबर है ना, ये सितंबर मार्केट कैप। ठीक है, सेव कर लेते हैं सर। अब यही रिपोर्ट अक्टूबर एंड की निकालते हैं, 31 तारीख। ठीक है, आ गया, वही डेटा है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है, राइट। टेबल यही वाला है, राइट। इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको सॉर्ट कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर 1 इज HDFC। यहाँ पे क्या दिख रहा था, नंबर 1 इज रिलायंस दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब स्टैक रैंकिंग में कुछ फर्क आया ना। अगर रैंक्स की बात करूं तो कुछ फर्क पड़ा है इनमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मान लो इस वाली जगह पे रैंक बना लेता हूं इंस्टेड ऑफ द नेम्स को हटा के। तो रैंकिंग क्या 1 2 3 ऐसे ही है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सितंबर की रैंकिंग ये है, और मान लो ये अक्टूबर का है, तो यहाँ पे भी रैंक डाल देता हूँ 1 2 3, और ये अक्टूबर की रैंकिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मान लो इसको कॉपी कर लेता हूँ एक जगह पे, थोड़ा क्लीन रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये मेरे सारे निफ्टी 50 के स्टॉक और उसका अक्टूबर का रैंकिंग आ गया, करेक्ट। अब मैं सितंबर की रैंकिंग को वहां से उठा के ले आता हूं। तो उसके लिए कुछ नहीं, वही वी लुकअप यूज करेंगे। सितंबर फाइल में चलते हैं, यहां से यहां तक F4 नंबर 2 एंड 0, ये आ गई सितंबर की रैंकिंग। ठीक है, अब मैं प्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करता हूं एक, कि कौन से वाले स्टॉक में इन मतलब रिलेटिवली कितनी पोजीशंस मूव हुई हैं। अब उसको करने के लिए मैं सितंबर का रैंक लेता हूं, उसमें से अक्टूबर के रैंक को माइनस कर देता हूं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक रैंक ऊपर मूव किया है, हाँ या ना। यस। अब इसको मैंने ये कर लिया, पूरे इसमें कर दिया। ठीक है, अब मुझे रहना दो। अब देखो, ये जैसे पता लग रहा है कोई रैंक्स ही मूव नहीं हुई हैं इनकी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 2 पॉइंट का मूवमेंट है बजाज फाइनेंस में, दिख रहा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में। पावर ग्रिड में भी कुछ है ऊपर की तरफ। यहाँ देख लो भारतीय एयरटेल 3 पायदान नीचे गिरा है।
यस और नो? राइट, यस। इसको ऑरेंज कर देता हूँ। और ये भाई साहब 5 पायदान ऊपर चढ़े हैं, ये भी 5 पायदान ऊपर चढ़ा है। ये कुछ बड़ी मूव्स हैं, राइट? ये भी 5 पायदान ऊपर चढ़ा है, ये 3 पायदान ऊपर चढ़ा है, ये 8 पायदान नीचे गिरा है। ग्रासिम भी 8 पायदान नीचे गिरा है। ये फिनसर्व जो है 4 पायदान, अच्छा ये नीचे गिरा है। ये कुछ ऊपर चढ़ा है, ये सब नीचे गिरे हैं पर ये छोटे हैं। बीपीसीएल नीचे गिरा है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कि अच्छा यार क्या क्या मूवमेंट्स हैं, क्या प्लेसमेंट्स हैं एंड ऑल दैट। एम आई राइट? राइट। अब मुझे ये बताओ, जिसने गेन किया है उसमें सबसे बड़े नाम कौन से हैं? एक ये विप्रो हो गया, दूसरा कोल इंडिया, तीसरा टाइटन, राइट? ये वो स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने अपनी पोजीशन को गेन किया है, राइट, इंडेक्स के अंदर। और जिन्होंने लूज किया है वो है टाटा मोटर, ग्रासिम, जो हाईएस्ट की बात करो। बाकी तो और भी है, ठीक है, बीपीसीएल हो गया या जो भी है, व्हाटएवर इट इज। पर मोटा मोटी अपने को समझ में आ रहा है कि ये 4 स्टॉक्स जो हैं, 2 ऊपर की तरफ, मान लीजिए 2 नीचे की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है, राइट? टाटा मोटर, ग्रासिम यहाँ पे, और टाइटन एंड टाइटन, कोल इंडिया, विप्रो, राइट? ये दिख रहा है आपको टाइटन यहाँ पे, और टाइटन ही डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, करेक्ट? अब टाइटन के डेटा को देखते हैं। अब मुझे ये बताओ आप, टाइटन 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 क्या है ये? अक्टूबर, यहाँ पे है टाइटन, ठीक है, यहाँ पे टाइटन है, और ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है? दिख रहा है अब कितना है? 35,000। ये सितंबर का है डेटा, और ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना है? 33,000। अब मुझे ये बताइए, कंपैरेटिवली सितंबर से अक्टूबर में क्या मार्केट कैप टाइटन का बढ़ा है? और क्या टाइटन ने रिलेटिवली अपनी पोजीशन को भी इंप्रूव किया है इंडेक्स के अंदर? ठीक है, तो फंडामेंटली, ठीक है, टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली क्या टाइटन में इन्वेस्टर एंट्रीज बना रहा है या एग्जिट्स बना रहा है? एंट्री बना रहा है, राइट? मतलब इन्वेस्टर, नया नया इन्वेस्टर भी घुसने की कोशिश कर रहा है टाइटन के अंदर, करेक्ट? ऐसा ही कुछ लग रहा है, राइट? चलिए, अगर ऐसा है तो देखते हैं। टाइटन मंथली हाई लो ईयर 2018, मान लीजिए सितंबर। अब सितंबर का हाई कहां पे है? 928.40 पे है, और लो कहां है? 773.35, करेक्ट? राइट, ऑल ऑफ यू। और अगर हम देखें तो रफली इसमें जो वॉल्यूम आया था सितंबर में, वो कितना आया था? 691 लगा लेते हैं, ठीक है?
राइट, 691 lakhs. ओके, अब इस डेटा को हम देखते हैं अक्टूबर में। तो आप मुझे बताइए कि हाई कितना है? 847.9, लो 732 का है, और इसमें वॉल्यूम कितना आया? 756 lakhs, 756 लाख 756। अब मुझे ये बताइए, क्या पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है? 691 से 756 पे है, राइट। पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है, वो प्राइस नीचे चल रहा है, राइट। तो मार्केट कैप इंडेक्स कैपिटलाइजेशन में ब्रेकआउट, रैंक में ब्रेकआउट, पार्टिसिपेशन में ब्रेकआउट, तो क्या प्राइस में ब्रेकआउट हो सकता है? प्राइस सबसे पीछे चलना चाहिए ना एक्चुअली, तभी वो आपको प्रॉफिट दे पाएगा, राइट। तो प्राइस में ब्रेकआउट हो सकता है, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए टाइटन पे चलते हैं, ठीक है। डिलीट ऑल ड्राइंग्स, बहुत सिंपल। 929 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो कि सितंबर का हाई है, और 773 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो कि सितंबर का लो है, ठीक है। अक्टूबर का जो हाई है वो है 848 पे लगा देते हैं, ठीक है। और अक्टूबर का जो लो है वो है कितना? 756 पे, करेक्ट, ठीक है। तो ये दो लाइनें जो आपने ड्रॉ करी हैं, ये लो की हैं, मतलब सपोर्ट एरिया की हैं, और ये जो दो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये कहाँ की है? ये आपका इसका है, अक्टूबर और नवंबर हाई है, सॉरी अक्टूबर और क्या बोलते हैं उसको, सितंबर हाई है, राइट। फर्स्ट नवंबर को इसने अपने पिछले हाई को ब्रेक करा, राइट। सब मानते हो, राइट। यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ, कितना? 733, ठीक है, मान लिया 733 पे डाल दिया इसको, ठीक है। अब पहली तारीख को ही एक अक्टूबर के हाई में ब्रेकआउट हुआ है, मानते हो सब? अब दिमाग में क्या घूम रहा है? शायद लॉन्ग होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि सब कुछ ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है, राइट। अब देखिए, इसने यहां पे एक ब्रेकआउट कर दिया है और प्राइस क्लोज हो गया, राइट। ऑल ऑफ यू एग्री, राइट। एट अ मैक्रो लेवल उसके बाद इसने एक रेंज का फॉर्मेशन किया जो कि इसके ऊपर है, नेक्स्ट डे पे। ये वाला हाई था ना, देखो इसने इसे ब्रेक किया, उसके अगले दिन एक ऊपर रेंज बनाया इसने। रेलेवेंस दिख रहा है आपको? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है।
स्ट्रक्चरली बुलिश था, स्ट्रक्चरली बेयरिश था? ठीक है। अब मान लीजिए इस वाले दिन पे एक ब्रेकआउट हुआ था 1 नवंबर को, ये जब ऊपर गया तो यहाँ कहीं पे था। ठीक है, तो 1 नवंबर ओके, अब देखते हैं 1 नवंबर को जो भी हुआ हुआ। ठीक है, ये ऊपर गया, उसके अगले दिन क्या इसने ब्रेकआउट दिया? 860 464, जो कि ये वाला दिन था। एग्रीड? दिस वाज द डे, राइट? ऊपर गया, इसने रेंज फॉर्म कर दिया। चलो, इज दिस पोजीशन हायर देन दिस? ठीक है, इस दिन पे 9 नवंबर है। 9 नवंबर को प्राइस इसके नीचे चल रहा है, ये देखिए नीचे टूट गया, राइट? करेक्ट? अब क्या होना चाहिए, इसको नीचे जाना चाहिए ना? दैट इज व्हाट शुड हैपन। कोई बात नहीं। उसके अगले दिन क्या ये 25 लाख है? ये वाला दिन है, क्या प्राइस इसके ऊपर चला गया? गॉट इट? रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गया। सो इवेंचुअली वो जो हाई वॉल्यूम आया था ना, तो लोगों ने अपनी पोजीशन को इस जगह पे डेवलप किया था। करेक्ट? उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गया 12 तारीख को, मान लीजिए इस वाले दिन पे। ठीक है, ये वाला दिन देखिए 15 नवंबर। ओके, 15 नवंबर को वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम से ज्यादा है ना, मतलब जो ये है, क्या बोलते हैं आपका, प्राइस है, सॉरी डिलीवरेबल है, इस वाले दिन से ज्यादा है 15 नवंबर। देख रहे हैं? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी बार वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है। एम आई राइट? मेक सेंस? ठीक है, अब तो आप काफी आगे बढ़ गए हैं, तो देख सकते हैं इन सब चीजों को भी। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाई टूटेगा, लो टूटेगा, क्या होगा। एनी क्वेश्चंस? हेलो हाँ, सर, एक बार HDFC बैंक के लिए चेक करेंगे? मुझे ना उस दिन समझ नहीं आया कि वो कुछ लेवल के ऊपर जो 1992 का कुछ लेवल था, 2112 का, उसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा था?
उसने 2013 का कुछ हाई बनाया, बट मुझे लग रहा था कि वो 2018 तक तो जाना चाहिए, 2018-20 तक। दिख गया आपको? गिव मी मिनट सर। ओके, इसने सपोर्ट के ऊपर वाले लाइन की क्लोज को लिया था। देखो मैं सर ये इससे वाला ऊपर वाली सपोर्ट टूटा कैंडल, था ना, राइट, ये वाला सपोर्ट टूटा था, यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद ये उल्टी दिशा में रिज्यूम कर गया था, गिरना शुरू हो गया था। फिर जब अगली बार चढ़ा तो यहाँ से चढ़ा, राइट? राइट, ठीक है, तो आप देखिए आपका जो भी वो है इस वाले एरिया में ये रेंज बनता है। मतलब अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो अब जैसे मान लो ये वाली जगह जो अगला सपोर्ट इस लाइन के नीचे है, जब राइट, प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो इसका मतलब अगला टारगेट यहाँ होगा। ओके, जब प्राइस इसके बीच में चल रहा है तो इसका मतलब अगला टारगेट यहाँ होगा। देखो प्राइस जब गिरते हुए में जहां जहां रुका था हम्म, वहीं वहीं पे रेजिस्टेंस बनेंगे ना, चढ़ते हुए में। ओके सर, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये था कि अच्छा, अगर सर मानो नीचे आ रहा है हम्म। तो रेड कैंडल का अपर पार्ट टारगेट होगा कि ये पूरी रेड कैंडल में कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है? देखो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है? रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका है, मान लो अगर मुझे आ, यहाँ पे सपोर्ट बना है ना इन दो कैंडल राइट, के बीच में, ठीक है, करेक्ट, तो ये है ना आपका, ठीक है। ओके, पर अगर मुझे सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस कैंडल के क्लोज पे कर दूंगा, ओके सर, क्योंकि इससे इस वाले मेथड से दो लाइन जनरेट होती है, ये जोन बता रहा है आपको, राइट, ठीक है। पर अगर मुझे टारगेट लेना है तो मैं एक लाइन के साथ काम करता हूं, ओके, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, मान लो एक लाइन यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर दी। अब मुझे पता नहीं इस दिन का लास्ट प्राइस क्या है, जो भी लास्ट प्राइस होगा 12 सितंबर है ना ये, राइट सर, क्योंकि डेली चार्ट पे तो क्लोज प्राइस आता है ना। तो आपको यहाँ जा करके HDFC बैंक 12 नवंबर का, सितंबर सर, सॉरी हाँ 12 सितंबर का जो लास्ट प्राइस है वो आपको लगा देना है। ओके, हाँ सर, मैं यही सोचा था कि 2016 तक तो मतलब हाँ जाना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता चला कि हाँ कोई बात नहीं। तो अगर ये नहीं गया है, अगर ये नहीं जाता है मतलब मान लीजिए 2017.80 पे नहीं गया, उस स्पेसिफिक डे पे नहीं गया, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। आप आपका ये पूरा का पूरा यहाँ तक का जो जोन है ये तो टारगेट ही है ना, पूरा जोन, ओके सर, ठीक है। तो मान लीजिए इसने हाई बनाया 2013 और उसके बाद मान लीजिए थोड़ा सा मतलब स्लिप हो गया, वटेवर, वैसे तो मोस्ट लाइकली शायद आज मिल जाएगा लोगों को, ठीक है। अगर नहीं भी मिलता है तो आपका टारगेट यहाँ पे था ना। वैसे मैंने सर इसके ऊपर एंट्री बनाया था, इसलिए मैंने सोचा था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इसने कुछ फॉर्मेशन भी ऐसे ही कोई किए थे कोई बात अगर नहीं, हम इंट्राडे। ये ऊपर चला गया ना, आप राइट, चाहो तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रिवाइज कर दो, ओके सर, ठीक है। क्योंकि अगर इसको बियरिश हो जाना होगा, मतलब बियरिश मतलब इस पे हिट करके लोग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब पीपल आर एग्जिटिंग, तो ये रेड कैंडल फॉर्म कर देगा यहाँ पे। राइट सर, तो मतलब वो प्राइस को इस लो के नीचे ला करके क्लोज कर देगा। ओके, टेक्निकली वही होता है ना, राइट सर, ठीक है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रिवाइज करके छोड़ दो, ओके सर, ठीक है।
अभी इसमें एक चीज देखते हैं, डिलीट करना, अक्टूबर। ये सितंबर का लो था कहीं यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे अक्टूबर का लो बना इस वाली जगह पे। ठीक है, अभी आप देखिए HDFC का मार्केट कैप कितना है सितंबर का? 43 4,30,000, राइट? कम है ना? इसने गेन तो करी है रैंक, पर मार्केट कैप कम है। तो रिलेटिवली पोजीशन में तो ऊपर चढ़ गया है, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऊपर नहीं चढ़ पाया अभी तक, मतलब एब्सोल्यूट गेन नहीं हुआ है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट गेन होने के लिए कितने के ऊपर जाएगा? 430 के ऊपर, राइट? है ना? क्या गलत कर रहा हूँ मैं? मंथली रिपोर्ट है। ओहो, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है इसका। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा फंडामेंटल वो है देखने का। राइट, अच्छा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? रुपीज 2 रुपीज। तो ये एक्चुअली कितने स्प्लिट पे चल रहा है? 5 के स्प्लिट पे चल रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना आ रहा है? 429। ये 410 के ऊपर है। ये है ना अक्टूबर, ये अक्टूबर है सितंबर, हाँ अक्टूबर है ना। ये देखो, यहाँ पे 410 है ना, 410 के ऊपर चल रहा है। समझ गए? तो मोस्ट लाइकली शायद नवंबर की क्लोजिंग 410 के ऊपर कर देगा। एग्रीड? ये रिलायंस का डेटा है। इसका मार्केट कैप कितना चल रहा है? 385।
वो भी गेन कर रहा है। राइट, पर मोस्ट लाइकली ये नंबर 2 होके ही रह जाएगा। रिलायंस 1 पे चला गया था पर 2 होके रह जाएगा। अ 363 था सितंबर एंड में, सॉरी 430 था, राइट 430 था। घट रहा है, अभी तक उसके आसपास तो नहीं है, काफी कम है ना। कभी कभी इकोनॉमिक्स टाइम्स में या वो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें पढ़ा है अपने, हेडलाइन आ जाती है रिलायंस या क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी लॉस्ट अबाउट 5,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या 50,000 करोड़ इन हिज वेल्थ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ऐसे सब लिखा हुआ आता है ना, वो सब ऐसे ही कैलकुलेट होता है। क्योंकि एज अ प्रोमोटर उसका स्टेक है ना उस कंपनी में, कंट्रोलिंग राइट्स के लिए उनको शेयर्स होल्ड करके रखने पड़ते हैं ना कंपनी के। आप लॉजिकली केवल 49% ही तो निकाल सकते हो ना मार्केट में, सब मिला जुला करके जो मैनेजिंग बोर्ड होती है उसका तो स्टेक 51% से ऊपर ही होना चाहिए ना, है ना, करेक्ट। चाहे वो मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, मेरी बेटी का, सबका मिला के 51 हो, पर हमारी बोर्ड को मतलब सरकार बनाने के लिए, मतलब मैनेजिंग कमिटी बनाने के लिए, कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए हम सबका मिला करके 51% से ऊपर होना चाहिए, राइट। तो स्टेक रखना पड़ता है ना, तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरती है तो प्रोमोटर को लॉस होता है बहुत। सबसे ज्यादा नुकसान प्रोमोटर को होता है, राइट। तो इस वजह से अब कई जगह क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके कोई कंपनी शुरू करी, ठीक है, उस कंपनी को चलाया 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद धीरे धीरे वी वांटेड टू रेज फंड्स, तो हमने उस कंपनी के स्टेक्स सेल करने शुरू कर दिए, राइट। ये मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी आया उसको हमने दे दिया, ओके। अब मान लो कि मेरा और मेरे फ्रेंड का मिला करके अगर स्टेक 51% से गिर जाता है नीचे, तो क्या हम दोनों के हाथ में मैनेजमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि फिर उस समय पे देखा जाएगा कि ऊपर से, टॉप से कहां तक जाकर के 51% का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को मिला करके कि टॉप के जो 51% का जो क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग है वो किन लोगों के पास है, वो आपस में मिलकर के गवर्नमेंट को बना सकते हैं, मतलब जो मैनेजिंग कमेटी होगी इस कंपनी की वो बना सकते हैं, राइट। अब ये काफी रिलेटिवली काफी सारे लोग होंगे, राइट, तो वो आपस में वोटिंग करेंगे कि अरे यार इसको चेयरमैन बना दो, उसको बना दो, मेरा वोट इसके साथ है, ठीक है, लॉबिंग होगी, बहुत कुछ कहानी बनेगी, राइट, और अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा, दे दिया जाएगा, राइट। पर इवेंचुअली अगर देखा जाए तो इस कंपनी को शुरू तो हमने किया था ना, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड ने, करेक्ट। हमारा एक्चुअली कोई से नहीं है, से नहीं है इन द सेंस, हो सकता है वोटिंग राइट्स हो, ये भी हो सकता है कि लोग ये कहे कि हम इनको वोट दे रहे हैं कि इनको चेयरमैन बना दो या सीईओ बना दो, जो भी है व्हाटएवर। पर बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि आप ही ऊपर वाली पोजीशन में बैठने वाले हो उस कंपनी में। अब कई लोग
जानबूझ के भी बोलते हैं कि अब हम पैसिव हो जाना चाहते हैं, राइट? कि वी जस्ट वांट टू एग्जिट आउट एंड मे बी रिटायर, करेक्ट? तो स्टेक बेचा और निकल गए, या थोड़ा बहुत रख लिया फॉर अर्निंग पर शेयर, ठीक है, रिटायरमेंट का, पेंशन के लिए। ओके, तो इस तरह से कहानियां होती हैं मार्केट में। अब जब प्रोमोटर स्टेक जो होता है, अगर वो गिरने लगता है बहुत तेजी से, इसका मतलब होता है कि मान लो मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर के कंपनी को खोला और उसको हम चला रहे थे, राइट? एक तो होता है कि फंड रेजिंग करे, फंड रेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, और दूसरा होता है कि अपने शेयर्स को किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच दे, राइट? अब मान लीजिए कि हमारा अगर प्रोमोटर स्टेक मान लीजिए 30% पे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोमोटर का इंटरेस्ट इस कंपनी में कम हो गया है ना। यस और नो? कि प्रोमोटर का इंटरेस्ट जो है वो इस कंपनी में मतलब रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट? अब अगर वो कंपनी एक एप्रिशिएबल साइज की नहीं है, तो इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये जितने छोटे स्मॉल मार्केट कैप की कंपनीज होती है, जो स्मॉल कैप बोलते हैं जिसको, राइट? एक हो गया लार्ज कैप। अब आप समझ गए होंगे ना लार्ज कैप क्यों लार्ज कैप होता है, क्योंकि लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन उन्हीं में है। फिर आता है मिड कैप, राइट, जिसमें मिड साइज की कैपिटलाइजेशन है। फिर आता है स्मॉल कैप, जिसमें स्मॉल साइज की कैपिटलाइजेशन है। अब जो स्मॉल साइज की कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती है, उसमें आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना अनिवार्य है, मतलब इट इज कंपल्सरी। जब तक आप शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखोगे, आपको कंपनी के फाउंडेशन का समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? अब मान लीजिए एक कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है एबीसी, ओके, और उसमें एक न्यूज आ जाती है कि मान लीजिए डॉली खन्ना हैज बॉट 2% स्टेक इन द कंपनी, या राकेश झुनझुनवाला हैज बॉट 4% स्टेक इन दैट कंपनी, तो आपको क्या लगेगा एकदम से? कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में इनकी समझ तो हमसे तो ज्यादा ही है ना। ये जिस लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं और जिस लेवल का डेटा और एनालिसिस इनके पास अवेलेबल होता है, वो हमारे पास तो नहीं हो सकता, करेक्ट? यस और नो? तो ये सब जानने के बाद अगर राकेश झुनझुनवाला 4% स्टेक खरीद रहा है, तो क्या होगा? इज द कंपनी स्टेबल और इज द कंपनी अनस्टेबल? इट्स स्टेबल, तो बाइंग करी जा सकती है ना, ठीक है? इसी वजह से ये जितने भी स्मॉल कैप्स होते हैं, इन स्मॉल कैप्स का जो ये मल्टी बैगर करते हैं ना लोग इस मार्केट में, मल्टी बैगर रिटर्न, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, मल्टी बैगर हो जाता है, 10 रुपए का 10,000 रुपए बन जाता है, ठीक है? उसमें जो काम आता है वो होता है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का पता कैसे लगता है? सेंटीमेंट का पता लगता है जब आपका कोई एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, आप मान लो कोई वॉरेन बफेट इन्वेस्ट इन से भूषण स्टील टुडे, क्या होगा भूषण स्टील का? फटाक से उसके शेयर्स जो है 50-60% गेन कर जाएंगे, राइट? क्यों कर जाएंगे? क्यों मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी? क्योंकि हर किसी को ये लगेगा कि वॉरेन बफेट कोई मतलब ऐसे थोड़ी है कि मुंह उठा करके किसी भी कंपनी को खरीद लेगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो स्मॉल कैप्स में सेंटिमेंट्स चलते हैं। आप देखिएगा एविएशन सेक्टर, ठीक है, 2015 की बात कर रहा हूं मैं, जब इसमें काफी कुछ हो रहा था,
लिस्टिंग हो रही थी, ये हो रहा था, स्पाइस जेट डूबने वाली थी, किंगफिशर डूब चुकी थी, राइट? उस टाइम पे ये डॉली खन्ना, राकेश झुनझुनवाला टाइप्स जो इन्वेस्टर्स थे, वो आए और उन्होंने एविएशंस को बाई आउट किया, राइट? काफी कुछ खरीदा उसमें, राइट? द मोमेंट ये न्यूज पब्लिक हुई कि इंडिगो एयरलाइंस, जो कि उस समय पे लिस्ट हो रही थी, लिस्टिंग के प्रोसेस में थी, उसका आईपीओ निकला हुआ था, जैसे ही खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला वांट्स टू बाय अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टेक एट अ हायर प्राइस बैंड, क्या हुआ उसका एविएशन, उस इंडिगो एयरलाइंस का? started rocketing up, right? The same way with SpiceJet, correct? He bought some shares, some percentage, correct? SpiceJet started rocketing. Company results तो है ही, which is there. But first comes the sentiments in small companies. ठीक है? कि अगर बड़े बड़े इन्वेस्टरों का पैसा लगा होता है ना उसमें, तो अगर वो खरीद सकता है ना, तो वो उस कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक भी ले सकता है, क्योंकि उसकी चलती है वहां, राइट? एक इन्वेस्टर जो इस साइज का होता है, वो खड़े होकर के सीईओ से पूछ सकता है कि भैया तुम काम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आते 8 बजे दफ्तर? पूछ सकता है, क्योंकि उसका राइट है, ही इज अ शेयर होल्डर। राइट हमारा भी है, पर उसको उसे जवाब देना पड़ेगा, चाहे उसके पास 5% का स्टेक क्यों ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सब चीजों से काफी फर्क पड़ता है इन केस ऑफ स्मॉल कैप। तभी मैं कहता हूं कि स्मॉल कैप में जो ट्रेडिंग होती है वो सेंटीमेंट बेस्ड होती है। तो आप कभी भी अगर स्मॉल कैप को ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को अच्छे तरह से देख लीजिएगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कोई स्टैब्लिश शेयर होल्डर है भी या नहीं उसमें, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और उसके बाद ही आप उसमें लॉन्ग या शॉर्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट आप हमेशा शॉर्ट रहेंगे स्मॉल कैप में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें समझ में आता है और जिस तरह के मेथड्स आपने सीखे हैं लार्ज कैप को या मिड कैप को ट्रेड करने के, अगर वो सारी चीजें उसमें होती हुई नजर आती है, तभी आपको उसमें लॉन्ग करना है। अदरवाइज स्मॉल कैपिटलाइज्ड कंपनीज बनी ही डूबने के लिए होती है। ठीक है, समझिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई स्मॉल कैप अचानक से स्मॉल कैप इंडाइस से मिड कैप इंडाइस में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बाइंग हो रही है, राइट? तो कंपनी का साइज बढ़ रहा है। और उसी तरह से अगर कोई कंपनी लार्ज कैप से मिड कैप में मूव हो जाती है, ठीक है, समझिए सब। तो सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी व्हाट इंपॉर्टेंट, तो इनका ध्यान रखना है आपको हमेशा। सर एक क्वेश्चन था सर, मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में सर, इसमें सर कल लगभग 4 गुना प्रीवियस डे के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ, और सर ये जो वॉल्यूम आया सर सपोर्ट पे आया है, तो क्या सर बाइंग हुई है क्या? थोड़ा सर चार्ट देखें और रिपोर्ट में ये तो मुझे सर लग रहा है कि बाइंग नहीं, यस सर। ये तो अब आपको बताना चाहिए। आई बुल हाउसिंग, आईबुल हाउसिंग, ठीक है। आईबुल हाउसिंग डे का देख लेते हैं, ठीक है। तो यस सर, डे पे ही ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया है इस वाली जगह पे, राइट? लगभग 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ आप कह रहे हैं कि कुछ ब्रेकआउट वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको। पिछला जो सपोर्ट लेवल है वो कहीं यहाँ पे है? यस सर, इस वाली जगह पे। फिर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ।
इस वाली जगह पे, राइट? यस सर। ठीक है, तो फ्रॉम दिस रेंज पर्सपेक्टिव अभी ये क्या है, साइडवेज है, राइट? यस सर। उसके बाद इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। इस वाली जोन में देखिए कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक भी हुआ है एक बार, राइट? यस यहाँ सर। पे एक सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है, और जब ये बना था ये वाली जगह, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म हुआ था ना। जी जी। इस वाली जगह पे भी एक जोन बना हुआ है, राइट? यस सर। इस एरिया को अगर रिटेन कर गया, सस्टेन कर गया इस जगह को, तो इस लेवल को तोड़ जाएगा, जी। ठीक है ना? तो अभी आपको ये देखना है कि अभी तो इसमें वॉल्यूम आया है, अभी तो जस्ट आया, अभी तो वॉल्यूम गिरेगा फिर बढ़ेगा, राइट? जब जी। ये गिर के बढ़ रहा है, तो क्या इस लेवल को ब्रेक कर रहा है या इस लेवल को ब्रेक कर रहा है? क्योंकि अभी तो ये पूरी तरह से साइडवेज है। जी। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि यहां से प्राइस यहां चला जाता है, फिर हम उसे ब्रेकआउट ट्रेड बोल सकते हैं। पर अभी जो देख करके समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर यहां जाएगा तो मोस्ट लाइकली यहां से सपोर्ट लेगा, ट्रेडर इसको यहां तक ले जाएगा, इस एरिया तक, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? और अगर यहां पे जाएगा तो मोस्ट लाइकली ट्रेडर उसको घुमा के यहां तक ले आएगा, इस वाली जगह तक, राइट? तो एक चीज आप लोगों ने सीखी थी ट्रेनिंग में कि अगर एक डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जी। ठीक है, तो अब इसका लो कितना चल रहा है? इसका लो है 755 जो कल का है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 743 पे है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। अगर ये लो से नीचे गिर के यहां से सपोर्ट ले गया इस वाले लेवल से, तो ये इस हाई को तोड़ सकता है इजीली 816-17 तक, 820 के आसपास जी। तक, ठीक है? तो आपको इस तरह से अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बनाना है, ओके? अगर यस सर। आप देखेंगे तो स्टॉक बियरिश नहीं है अभी। ये सर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सर नीचे रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे प्राइस आई है तो सर बाइंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा तो था। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर ओवरऑल बियरिश नहीं है, राइट? क्योंकि इस वाली जगह यस पे अगर आप देखोगे, इस वाली जगह पे तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, देखिए जी। बहुत ज्यादा दूर नहीं है इन लेवल से। और वैसे भी अगर ब्रेकआउट आज हुआ है, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, तो वैसे भी 1-2 दिन लगते हैं ना उसको प्रॉपरली ट्रेंड करके फिर एक मूव बनाने में। जी। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा था ना कि एक ब्रेकआउट हुआ तो उसको 1-2 दिन लगा उसको हजम करने में। ये देखो यहाँ पे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर तोड़ा, लोगों ने बाई करके खत्म कर दिया उसको, है ना? 50-60 रुपए मिल गया। 50-60 रुपए बहुत बड़ी बात है, राइट? 2 दिन 3 दिन के अंदर एक स्टॉक के अंदर इस टाइप के, है ना? तो वही कुछ आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। दूसरी चीज है कि आपको ये भी देखना है कि एचडीएफसी में क्या चल रहा है, उससे भी आपको समझ में आएगा। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्या, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है ना, मतलब फिनसर्व की है। तो एसबीआई में क्या चल रहा है, जो जो हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, एचडीएफसी में क्या चल रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड में, वो भी आपको बताएगा कि सेंटिमेंटली ट्रेडर करने की कोशिश क्या करने वाला है इसमें। बाई करने की कोशिश करने वाला है या एग्जिट कर जाने की कोशिश करने वाला है। पर अभी तो देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि वो एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के लिए उसको इस लेवल को ब्रेक करके जाना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सपोर्ट है ना इस वाली जगह पे, मतलब इस लेवल से तो कम से कम नीचे गिरेगा ही ना। जैसे यहां गिरा है इस सपोर्ट से नीचे, एटलीस्ट वैसे तो गिरेगा, तभी कंफर्म होगा। नहीं तो अभी तो ऐसा लग रहा है रेंज बाउंड है, फुली रेंज बाउंड है, ऊपर टूटने की संभावना ज्यादा है जी। ठीक है? यस सर। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिर मुलाकात होती है ऑन वेंसडे। Okay, sir. Sure.
Thank you, sir. Bye. Bye bye. Good day, sir. Good day. Thanks. Bye.